नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, अभिव्यक्ति और माध्यम आप सबकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएं। चलिए बच्चों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे और आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंचार के कौन कौन से लोकप्रिय माध्यम वर्तमान में प्रचलित हैं। तो बच्चों, अभिव्यक्ति होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। या तो हम लिखित रूप से अभिव्यक्त करेंगे, या फिर हम मौखिक रूप से, या तो हम अपनी बात को बोलकर कहेंगे, या फिर हम लिखकर कहेंगे। तो लिखित अभिव्यक्ति में तो जैसे न्यूज़पेपर है, उसमें हम लिखकर व्यक्त करते हैं, या फिर कहानी के माध्यम से, या पत्र के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, ये सब अभिव्यक्ति हैं। और मौखिक रूप से जैसे हम समाचार में, रेडियो, टीवी, इस तरह से, है ना, कहीं भी हम भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो ये सब मौखिक रूप से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अब इनके माध्यम कौन कौन से हैं, किन माध्यम से हम करते हैं। तो वो जैसे टीवी के माध्यम से करते हैं, या हम समाचार पत्र के माध्यम से करते हैं, या हम रेडियो के माध्यम से करते हैं, या निबंध, कहानी, पत्र लेखन के माध्यम से करते हैं। ये सब माध्यम हैं, उनके साधन हैं, तो साधन को ही माध्यम कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। जनसंचार के कौन कौन से लोकप्रिय माध्यम वर्तमान में प्रचलित हैं। तो वर्तमान में जो प्रचलित है और जो लोकप्रिय है वो है टेलीविज़न, इंटरनेट। लोकप्रिय माध्यम वर्तमान समय में उपलब्ध है। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो समाचार लेखन में 6 प्रकार में क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी न्यूज़ समाचार पत्र में छपती है। मतलब क्या है, कौन और कहाँ पर और कब, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कोई भी न्यूज़ बनाते समय। भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला। तो गोवा में 1556 में पहला छापाखाना खुला। प्रारंभ में इसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था, और आज ये कंप्यूटर की सहायता से होता है। हिंदी में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो हिंदी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन कौन से हैं। नवभारत टाइम्स है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला, दैनिक भास्कर। ये तो आप सबको पता है, क्योंकि आपके घरों में भी समाचार पत्र आते हैं। फिर भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ये मुख्य समाचार पत्र हैं। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। समाचार लेखक की लोकप्रिय शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों को लिखा जाता है। जिस प्रकार नाटक में क्लाइमैक्स अंत में आता है, यहाँ ठीक उसके विपरीत होता है। समाचार लेखन में क्लाइमैक्स पहले ही हो जाता है, उसके बाद विवरण शैली में लिखा जाता है। तो देखो, उल्टा पिरामिड का मतलब ये है, इस तरह से। तो जो मुख्य समाचार है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद में दूसरी अन्य बातें आएंगी। तो इस तरह से सबसे मुख्य जो समाचार है वो सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद उससे संबंधित जो दूसरे समाचार हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं, इस तरह से। और जबकि नाटक जो हम रहता है उसमें इस तरह से रहता है, मतलब अंत में रोचकता बढ़ती है नाटक में। तो समझ में आया बच्चों, उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की प्रिय शैली होती है। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। नाटक के तत्व हैं समय का बंधन, शब्द, नाटकीयता, संवाद, द्वंद्व, चरित्र योजना, भाषा शिल्प, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा, रंग, मंचीयता आदि नाटक के तत्व हैं। फिर से देख लेते हैं। समय का बंधन मतलब समय का बंधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाटक चलता ही रहे, उसका कोई समय का अंत ही नहीं हो, ऐसा नहीं है, उसका टाइम फिक्स किया जाता है। फिर शब्द जो होते हैं वो भी
ध्यान में रखे जाते हैं कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसमें नाटकीयता ज़रूर होनी चाहिए, वो लगना चाहिए कि एक तरह से मतलब दर्शकों को बांधे हुए है। संवाद ऐसे होने चाहिए, सटीक और स्पष्ट सरल भाषा में होने चाहिए। संवाद मतलब आपसी बात वार्तालाप जो होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान में रखने योग्य होती हैं। जनसंचार का माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का प्रमुख माध्यम मुद्रित, प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट है। जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्राचीन माध्यम प्रिंट अर्थात मुद्रित है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें आदि आती हैं। तो ये टीवी ये सब बाद में, इंटरनेट ये सब बाद में आए, लेकिन इससे पहले समाचार पत्र मतलब छापे खाने की मशीन का आविष्कार हुआ था। रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो ये सर्वे माध्यम है। एक होता है दृश्य माध्यम, एक होता है सर्वे माध्यम। तो जैसे समाचार पत्र हैं, ये सब क्या है? दृश्य माध्यम है। और रेडियो क्या है? हम उससे सुनते हैं, तो वो सर्वे माध्यम है। और टेलीविज़न क्या है? दृश्य भी है और सर्वे भी है। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, जिसमें शब्द, ध्वनि, स्वर आदि प्रमुख होते हैं। इसमें ध्वनि के माध्यम से ही समाचार, कहानी अथवा संपूर्ण वार्तालाप होती है। ये तरंग के माध्यम से कार्य करता है। उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? ये हमने देख लिया बच्चों कि घटते क्रम में सभी खबर के तथ्य मौजूद होते हैं और इसमें इंट्रो में दिए गए संपूर्ण जानकारी से कम जानकारी होती है। टेलीविज़न जनसंचार का कैसा माध्यम है? टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य और सर्वे माध्यम है। टेलीविज़न में आवाज़ के साथ दृश्य को देखा भी जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो समाचार पत्रों का इंटरनेट पर प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। मतलब हम ऑनलाइन भी आजकल कोई भी न्यूज़ पढ़ लेते हैं, तो वो इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? तो इसका आरंभ 1993 में माना जाता है। 1993 को प्रथम युग माना जाता है, जबकि 2003 को दूसरा युग और वर्तमान समय को तीसरा युग इंटरनेट की पत्रकारिता के क्षेत्र में माना जाता है। जनसंचार के माध्यमों की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? जनसंचार के माध्यमों की भाषा सरल, जनसामान्य और छोटे छोटे वाक्य में होनी चाहिए, जिससे पाठक अथवा श्रोता की रुचि बनी रहे। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं लिखिए। तो रेडियो और टेलीविज़न की भाषा कैसी होनी चाहिए, शैली कैसी होनी चाहिए, ये विशेषताएं एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो आपको अपने हिसाब से दिमाग में सोच समझकर एकदम सटीक वाक्य इसके बारे में लिखने हैं। किस तरह के? भाषा अत्यंत सरल और सहज होनी चाहिए। भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए। प्रवाहमयता मतलब एक बात लिख दी, फिर उसके आगे क्रम से दूसरी बात आपको लिखनी है। ऐसी नहीं कि जो पहली बात लिखी है 4 बातें लिखने के बाद वापस उसी बात को दोहराया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट और भ्रामक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रचलित सहज शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। किंतु, परंतु अथवा आदि शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा और या आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य सहज, स्पष्ट, छोटे और सीधे होने चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट करनी चाहिए। वाक्यों में कुछ टूटता या छूटता हुआ प्रभाव नहीं होना चाहिए। मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब भाषा लाक्षणिक, अलंकारिक या मुहावरेदार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र हैं वो सभी पढ़ते हैं। इसके लिए सबके हिसाब से भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी लेखक या कवि के लिए हम समाचार पत्र बना रहे हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न, अन्य जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इंटरनेट जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इंटरनेट 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करता है। आप रात 2 बजे भी मोबाइल खोलकर इंटरनेट पर कोई सूचना हासिल करने चाहोगे तो वो आपको उस समय भी उपलब्ध रहेगी। तो ये 24 घंटे आपकी सेवा करता है, सेवा देता है आपको। ये सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। आप इंटरनेट के माध्यम से फिल्म देखना चाहें, नाटक, कहानी सुनना चाहें, कुछ भी आपको सब चीज़ उपलब्ध रहती है।
ये ज्ञान भी प्रदान करता है। आप कुछ भी सर्च करना चाहें प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, खेलों के बारे में, ओलंपिक के बारे में, कुछ भी सब कुछ आपको उपलब्ध करवा देता है। इंटरनेट पर एक ही क्षण में एक साथ अनेक खबरें पढ़ी जा सकती हैं। इसके द्वारा कुछ क्षणों में घर बैठे बैठे संपूर्ण संसार की जानकारी ली जा सकती है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको आता है, बस समझना ये है कि लिखना किस तरह। इसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना है ताकि आपको लिखने का तरीका भी पता हो और सुनने से जल्दी समझ में आता है। तो मेरी आवाज़ सुनकर आपको ये आपके कानों तक जा रही है तो इससे आप जल्दी उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे तो सारे प्रश्न अपने आप ही याद हो जाएंगे और फिर आप अपना एक पेज लेना या कोई भी नोटबुक पेन लेकर जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं उनके उत्तर खुद लिखने की कोशिश करें। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका छूट क्या रहा है, गलती कहाँ हो रही है, कौन से पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं। फिर एक बार फिर वीडियो सुनना तो आपको सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए, फिर इसके द्वारा खबरों का सत्यापन, पुष्टिकरण तथा संकलन भी होता है। इसके द्वारा 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। इसके द्वारा एक खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल की सहायता से भेजा जा सकता है। फिर प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां होती है, तो प्रिंट माध्यम एक अच्छा माध्यम है लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। तो ये प्रिंट माध्यम जो है वो अनपढ़ लोगों के काम का नहीं है। पहला तो ये है, केवल पढ़े लिखे लोगों को ही काम आता है। लेखन कार्य करने वालों का शैक्षणिक ज्ञान आवश्यक है। जो भी प्रिंट करवाते हैं तो उनको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छे से ज्ञानवर्धक बातें लिख पाएंगे। तुरंत घटित घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। फीचर क्या है, ये कैसे लिखा जाता है, तो ये एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मनमोहक होती है। इसमें लेखक अपने विचार, भावना तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। तो फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। तो ये कथात्मक शैली में मतलब एक कथा की तरह लिखा जाता है और तात्कालिक घटनाओं पर नहीं होता ये। विशेष लेखन किसे कहते हैं और समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। जैसे कृषि पर लिख दिया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, खेल पर, मनोरंजन पर, ये इस तरह के लेख जो होते हैं वो विशेष लेखन में आते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं और एक अलग ही इसके लिए एक अलग बॉक्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो इसके महत्वपूर्ण घटक हैं भाषा, शैली, बिंब और छंद, अलंकार। तो भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। संवेदना और भावनाओं को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जाता है, इसके लिए भाषा महत्वपूर्ण घटक है। शैली भी कविता का महत्वपूर्ण घटक है। इसके द्वारा कवि अपनी संवेदना को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। बिंब का अर्थ होता है शब्द चित्र। इन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। तो बिंब के बिना तो कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ही कविता की पद्य की श्रेणी में आती है, मतलब कविता पद्य कहलाती है छंदों के कारण ही। और अलंकार ये कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं, इसके लिए ये कोई भी कविता के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनके बिना कोई भी कविता पूर्ण नहीं मानी जाती। अगला प्रश्न है, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व है। नाटक में स्वीकार तत्वों के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हों तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति की प्रति
असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। मतलब जो चीज़ हमें स्वीकार नहीं है, अस्वीकार वाले तत्व जो दिखाए जाते हैं, उससे नाटक में ज़्यादा जान आती है। और सीधे सीधे बात अगर दिखाई जाए स्वीकार करने योग्य, तो वो नाटक सशक्त नहीं माना जाता है। तो यही कारण है हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि क्लाइमेक्स वो जो नेगेटिव रोल होते हैं वही लेकर आते हैं, वही नाटक को नया मोड़ प्रदान करते हैं। ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है। और उल्टा पिरामिड शैली, ये पहले भी आ चुका है, हम समझ चुके हैं इसको। फिर अगला है बच्चों, ये हमने देख लिया है। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। ध्यान में रखना आपको कि जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्ट भेजता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संवाददाता होते हैं और वो अपने क्षेत्र की जो न्यूज़ देते हैं वो बीट रिपोर्टिंग होती है। नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है? तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी? सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्व के नाटकीय प्रस्तुति में आती है। कि सबसे प्रमुख समस्या तो यह है कि जो पात्र बनाए जाते हैं, जो कैरेक्टर बनाए जाते हैं, उनके मनोभावों के अकॉर्डिंग उनको मतलब वो कहानी दी जाती है। पात्रों के बंधुओं को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है और सामाना को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। संगीत, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या आती है। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। कहानी और नाटक में अंतर क्या है? तो कहानी है, दोनों वैसे तो गद्य विद्याएं हैं, लेकिन दोनों में कुछ तो समानताएं हैं पर कुछ असमानताएं भी हैं, कुछ अंतर भी हैं। कहानी ऐसी गद्य विद्या है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी कही अथवा पढ़ी जाती है। कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। कहानी में मंच, सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं है। जबकि नाटक कैसा है? इसका अभिनय किया जाता है। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक और श्रोताओं से है। नाटक का मंच पर अभिनय होता है, इसलिए कहानी और नाटक में ये अंतर है। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। नाटक में मंच, सज्जा, संगीत और प्रकाश की व्यवस्था का महत्व होता है। रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो रेडियो नाटक में कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर आधारित होती है। इसमें कहानी का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी एक घटना प्रधान न हो। फिर समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 15 से 30 मिनट तक हो सकती है। रेडियो नाटक की अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक की होती है। हम कोई भी रेडियो पर कोई भी कहानी सुनते हैं तो अधिक से अधिक हम 30 मिनट तक सुन सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो क्योंकि हम सिर्फ सुनना ही, रेडियो के माध्यम से तो हम सुनते ही हैं, उसको देख नहीं सकते। तो अगर देखना और सुनना दोनों हो तो हम कई घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने की बात हो तो 30 मिनट से अधिक नहीं सुन सकते। पात्रों की सीमित संख्या 5 या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक की विशेषताओं को स्पष्ट करना है, तो इसमें इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी जानकारियां संवादों के माध्यम से मिलती हैं। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा ही उजागर होती हैं। नाटक का पूरा कथानक संवादों पर ही आधारित होता है। इसमें ध्वनि प्रभावों और संवादों के माध्यम से ही कथा को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। और संवाद मतलब एक बातचीत के माध्यम से ही श्रोताओं तक संदेश पहुंचाया जाता है।
दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं, तो क्या कमियां हैं मतलब। तो दृश्य श्रव्य माध्यम में हम नाटक को अपनी आंखों से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम केवल सुन सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते। और दृश्य श्रव्य माध्यमों में हम पात्रों के हाव भाव देखकर उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं, किंतु हम श्रव्य माध्यम में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दृश्य श्रव्य माध्यमों में मंच तथा पात्रों के वस्त्रों की शोभा और उसके सौंदर्य को देख सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम सिर्फ केवल कल्पना कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम में किसी भी दृश्य वातावरण को देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में प्रत्येक स्थिति को केवल ध्वनियों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो ये सब प्रमुख अंतर हैं। नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषयों से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। विषय के सुसंबंध संगत होने चाहिए। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। कुछ वन लाइनर मतलब एक शब्द वाले क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। समाचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो प्रिंट माध्यम है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी है, 15 से 30 मिनट। रंगमंच किस साहित्य विद्या में आवश्यक है, नाटक में। टेलीविज़न में लाइव का क्या अर्थ है, किसी समाचार का टेलीविज़न पर घटनास्थल से सीधा प्रसारण। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी शैली का नाम उल्टा पिरामिड। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ, तो 1993 में हुआ और 2003 में इसका दूसरा दौर शुरू हुआ और अभी फ़िलहाल भारत में इसका चौथा दौर चल रहा है। भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में खुला गोवा में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 ईस्वी में। कहानी का केंद्र बिंदु क्या है, कथानक होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी लग रहा होगा। अगर ऐसा लग रहा है तो शेयर करना, ताकि सभी बच्चों तक ये इम्पोर्टेंट नोट्स पहुंच जाएं और सबकी तैयारी बेहतर हो पाए। आशा रखती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और ये वीडियो देखने के बाद और अच्छी हो पाएगी। थैंक यू सो मच।